चलिए देखिए इधर क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर तीसरा। नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यूब। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यूब। चलिए पहला पढ़ देखिए सर, आज की जो भी क्लास रहेगा पहले बेसिक पढ़ लीजिए इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद में चैप्टर के बारे में डिटेल में आपको बताया जाए। ठीक है, तो चर राशि पहले समझिए। चर राशि किसे बोलते हैं? तो वैसा राशि जिसका निश्चित मान नहीं रहेगा। निश्चित मान नहीं रहेगा कहने का मतलब, निश्चित मान नहीं रहेगा मतलब बदलते रहेगा। जैसे कहीं ए के मान दो रहेगा वो दो रह जाएगा, ए के मान कहीं 3 रह जाएगा, कहीं पे ए के मान 4 रह जाएगा, कहीं पे 5 रह जाएगा। जैसे किसी समीकरण में निकालना रहेगा तो ए का मान कोई समीकरण में आंसर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। यानी कि सर बदलते रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? चर राशि। उसे क्या बोलेंगे? चर राशि। एक शॉर्ट भाषा में आप लोग सुन लीजिए, एबीसीडी वाला जितना भी अक्षर रहेगा, अल्फाबेट जितना भी है ए टू जेड, टोटल कहलाता है सर चर राशि। टोटल क्या है? चर राशि। कोई कहेगा मेरे पास ए रुपया, समझिएगा ध्यान से, मेरे पास कितना रुपया है? ए रुपया है। इसका मतलब कितना रुपया बोल, तो पता चल रहा उसके पास कितना रुपया है। कोई बोल रहा है मेरे पास सी रुपया मतलब कुछ नहीं पता चल रहा, तो इसका मतलब निश्चित मान नहीं बता रहा। निश्चित मान नहीं रहेगा। ए का मान कोई समीकरण में 10 भी आ सकता है, कोई समीकरण में ए का मान 8 भी आ सकता है। आप लोग 9 और 8 में पढ़े होंगे कभी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण और एक्स का मान निकालते होंगे, एक्स का मान हमेशा सभी समीकरण में एक ही आता था, एक ही जैसा। फिर 2 आता था, फिर 5 आता था, फिर 10 भी आता था। तो सर जो बदलते रहेगा वो चर राशि, यानी कि एबीसीडी वाला टोटल लेटर जो रहता है वो किसके अंतर्गत आता है? चर राशि के अंतर्गत। अब होता है सर अचर, जिसका मान फिक्स हो, निश्चित, जो नहीं बदले। निश्चित कहने का मतलब जो नहीं बदलेगा, फिक्स हो गया। जैसे आपके पास 5 रुपया, मतलब पूरा इंडिकेट कर देंगे कि मेरे पास कितना रुपया? 5 रुपया। आप तो बता दिए हैं, ये हो गया निश्चित। निश्चित मान के अंतर्गत कौन कौन आएगा? चर राशि के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो गिनती वाला जितना लेटर, गिनती वाला जितना लेटर नहीं होती, गिनती वाला जितना डिजिट है सब किसके अंतर्गत आएगा? अचर राशि के अंदर। 1 से लेकर अनंत तक अचर राशि, और एबीसीडी वाला टोटल को आता है चर राशि। और समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग ये बताइएगा, अगर समझ में आ गया तो एक्स क्या है? चर क्या है? बोलिए, बोल सकते हैं, बोलिए। साची है? अगर कोई बोले 6 क्या, समझ में आ गया? देखिए अब समझेंगे। आगे आ जाइए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, नाम से ही पता चल रहा है सर। यहाँ पे क्या है? एक, क्या लिखा हुआ? एक चर वाला, मतलब कितना चर रहना चाहिए? एक चर वाला मतलब चर क्या रहना चाहिए? एक। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण आप लोग के चैप्टर बहुपद पढ़ा दिए हैं, मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाए हैं कि नहीं? बहुपद में बताए थे रैखिक बहुपद, भाग्याधार पर रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद कहने का मतलब कितना घात होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। एक घातीय बहुपद के दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। तो जहां पे भी रैखिक वर्ड आएगा इसका मतलब कितना घात होनी चाहिए? एक घात होनी चाहिए। कितना घात होनी चाहिए? एक। और चार कितना होनी चाहिए? एक चर। चर कितना? एक। अब यहां से क्लियर हो गया सर, डेफिनेशन मैथ में डेफिनेशन की कोई काम नहीं, इतना तो आप लोग समझ। क्या वहां पे पूछेगा एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा पूछेगा सवाल? नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? तो यहाँ से सर बनाने के लिए क्वेश्चन भी देगा, तो बनाइए। लेकिन ये थ्योरी भी याद रखिएगा, हल्का समझ जाइए, इसको रटना नहीं है। एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब चर क्या रहेगा? एक। और रैखिक मतलब एक घात, यानी कि जिसमें एक चर हो तथा घात भी कितना हो? एक हो। चर भी एक ही हो और घात भी एक होगा, एक। समझ में आ गया? घात कितना होना चाहिए? एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, x + 2 = 3 लिखा हुआ कहां पे लिखे सर?
यहाँ पे, ठीक है। एक्स प्लस 2 बराबर में 3, ये वाले लिखा हुआ, मतलब इसमें चर क्या को नजर आ रहा है, वेरिएबल में वो चर को इंग्लिश में बोलते हैं, चर इसमें क्या हुआ, अब तो बिहार बोर्ड है तो हिंदी में ध्यान दो। चर इसमें कितना है, चर दो गो है, चर चर किसको बोलते हैं, एबीसीडी वाले लेटर को जी, तो एबीसीडी वाला क्या है नजर आ रहा है, एक से न खाली है, तो चर एक हो गया, अब इसका घात क्या है, एक, सही हो गया सर, एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो पहचान लीजिएगा, यस सर, ठीक है। अब शांति बनाए रखिएगा। बताइए 2x प्लस 3 बराबर 0, ये क्या, 2x प्लस 3 बराबर 0, एक चर वाले हैं, ये दो चर वाले, एक चर वाले, तो चार क्या है, चार एक ही बन है, एक से ना है जी, चार एक ही बन है, एबीसीडी वाला एक ही बन इसमें नजर आ रहा, लेकिन सर घात कितना, एक, तो घात एक हो, चार भी एक हो, एक चर वाला हो गया और घात एक में हो सकता है रैखिक है, तो रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो समझ में आ रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या बोलेंगे, जिसमें चर क्या हो, एक हो और घात भी कितना होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ने वाला नहीं। बताओ 3x प्लस 2 बराबर 6x प्लस 8, ये क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, देख के बताओ, एक चर वाले हैं, दो चर वाले हैं, चलिए देखा जाए, आप लोग के लग रहा हो सर यहाँ x है और यहाँ x है, दो चर ना हो गया सर, एक ही जात का न है, एक से न है दो जगह, समझ में आ रहा है, यस। हम ही एक आदमी यहाँ पे आप लोग के 10 के लिए पढ़ा है, अभी कुछ देरी में 12 के पढ़ाएंगे, फिर कुछ देरी में 11 के पढ़ाएंगे, तो कितना टीचर पढ़ा, मतलब हम एक ही टीचर ने है, 3 जगह है तो एक ही मन है, उसी पर एक से यहाँ भी एक से है, जोड़े घटाव कर सकते हैं, एक्स को इन्हें लाके चाहे उन्हें ले जाके कर सकते हैं, तो एक भी गुण है, तो इसको बोले एक चर ही है, घात कितना है इसका, एक, इसका घात भी कितना, एक ही, तो सर घात एक है तो रैखिक हो गया, चर एक है तो बोल सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, और समझ में आया, और भी पूछ ले, एक एग्जांपल आप लोग के दे देखिएगा, 2x प्लस 3 बराबर 2y माइनस 6, बताओ एक चर वाले है या नहीं, बोलो बोलो बोलो, दो चर वाला, हाँ दो चर कैसे अलग एक्स है कि ना, यू वाई है, बस जहां पे ना समझ में आए सर आप लोग के वहां पे पूछ सकते हैं सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा, हम बताए, ठीक है, बाकी बात समझ में आ रहा सब इसमें, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, बोलो दो गो चर आया, दो गो चर है कि नहीं, जब दो गो चर है तो ये क्या कहलाएगा सर, दो चर वाले, फिर एक चर वाला नाम ही से पता चल रहा था एक चर नाम में होंगे, हम दो चर हो गया सर, ये नहीं कहलाएगा, एक चर वाला ही नहीं कहलाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण, बोलो अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ। एक एग्जांपल आप लोग से और एक एग्जांपल से बताओ, कई चर वाले है, एक चर वाला है या नहीं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे कि नहीं, नहीं कह सकते हैं, ताकि हम एक्स लिए सर और ए भी है जो दो चर हो गया सर, और जहां दो चर हुआ सर फिर एक चर कैसे बने, समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़े, बताओ एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा सर, क्यों नहीं कहलाएगा, सर क्योंकि इसका घात कितना है, दो है, इसका घात कितना है, दो, बहुपद के घात निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, अधिकतम घात जो रहा था वो बहुपद के घात का, इसका घात कितना हो गया, दो, और यहाँ पे घात क्या चाहिए, राइट, ठीक, मतलब एक, जिसमें एक चर हो तथा घात भी क्या हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत मैंने इधर भी करवा दिए, यहाँ पे भी लिखा होगा, आप लोग देख सकते, इसका व्यापक या मानक, व्यापक या मानक,
दोनों बात एक ही है। एक व्यक्ति के दो नाम रहता है नहीं, गाँव घर में देख लो ना, गाँव में कुछ और बोला जाता है और स्कूल में किसी और के कुछ और वैसा ना रहता है। उसी प्रकार से इसका ही दो नाम है, व्यापक और मानक। तो क्या हो जाएगा सर, ए एक्स, ये लड़का ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए इक्वल नॉट जीरो, ये वाली कंडीशन रहेगा तब ए एक्स प्लस बी व्यापक रूप है, ए इक्वल नॉट जीरो। क्यों सर, क्यों जीरो नहीं होनी चाहिए? अगर जीरो कर देंगे बाबू, अगर हम जीरो कर देंगे, ए को जीरो कर देंगे, तो जीरो से गुना होके मान लीजिए ए बराबर जीरो हो गया, मान लो क्या ए बराबर जीरो हो गया, ए बराबर जीरो रखेंगे बाबू, तो जीरो से कोई भी संख्या गुना होके ये पूरा जीरो बना लेगा, और जब पूरा जीरो बना लेगा तो एक से क्रम है जी, तो एक से बचा। जैसे एग्जाम्पल है देख, यहाँ देख लीजिए, जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर में जीरो है, और हम क्या बोलेंगे, क्या बोले बताओ, कि ए बराबर जो होनी चाहिए इक्वल नॉट जीरो, ए इक्वल नॉट जीरो। अब ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू मान लीजिए जीरो हो गया, बोले इक्वल नॉट जीरो, ए बराबर मान लीजिए जीरो हो गया, तो यहाँ ए बराबर जीरो रखेंगे, प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है, और ये गुना होगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, नहीं जीरो न बन गया, एक ग्राम एक जो चार था एक्स, एक बचा, लेकिन चार का चार बी है, यहाँ पे बी को हम चार मान, समझ ये, और भी कोई संख्या है, जैसे 2x और 3 बराबर, अगर x के मान जीरो हम रख दे, अगर सॉरी a का मान अगर जीरो रख दे, a का मान जीरो, यहाँ पे अगर जीरो ले लेंगे तो जीरो से गुना होगा, फिर पूरा जीरो बना देगा, तो यहाँ पे फिर थ्री बचेगा, तो बताओ एक 4 ग्राम है, एक 4 ग्राम है नहीं है, फिर लास्ट में तो ये आंसर आ रहा थ्री बराबर तो फिर हमको 4 है, कोई भी 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो फिर कैसे बोल सकते एक 4 वाला रैखिक समीकरण है, तो इसीलिए ए बराबर जीरो नहीं हो सकता है। तो बताओ समझ में आया कि ना आया, ए बराबर जीरो नहीं। आगे की ओर, दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें चार के होगा, नाम से पता चल रहा, कितना चर, दो, कितना चर बोलो, दो चर होनी चाहिए सर, और रैखिक मतलब घात कितना होना चाहिए, ए, रैखिक मतलब घात कितना होना चाहिए, ए, तो लिख दिया है जिसमें दो चर हो तथा घात कितना हो, एक हो, बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इधर करवा दे कि यहीं पे इसी में बता, इसी में बता, एक्स वाई दोनों अलग अलग चर है, एक के नाम एक्स दूसरा वाई, दो चर हुआ और दोनों की घात कितना है सर, एक, दोनों की घात कितना है एक, तो क्या कहलाएगा, दो चर वाला, और रैखिक मतलब घात एक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है सर, दो चर वाले दो चर आया, और रैखिक समीकरण में चर भाग रैखिक समीकरण, तो बात समझ में आ गया। इसका व्यापक या मानक रूप क्या होगा, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और ए बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर ए बराबर जीरो होगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा ने, और बी बराबर अगर जीरो होगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो दोनों अगर जीरो बन जाएगा, दोनों अगर जीरो बन जाएगा तब बताओ ये फिर तो कांस्टेंट बच जाएगा, अचर बच, फिर तो कहलाएगा नहीं करेगा, अरे मतलब दो चर वाले एरम एक को चर नहीं है, इसीलिए ए बराबर जीरो नहीं होगा तो ये बी बराबर जीरो नहीं चाहिए। चलिए इसमें देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, और चैप्टर मेरा यही है, चैप्टर मेरा कौन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब कि सर दो चर रखना है और घात कितना है अपना एक, तो देखो ये दो चर वाला हुआ, एरम बोलो कितना चर है, दो चर, एरम कितना चर है, दो चर, और दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में आ गया तो जोड़ा लग गया, क्यों मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मतलब दो ना बोलते हैं, एक जोड़ा चप्पल बोला जाता है, एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा चप्पल के एक चप्पल, एक जोड़ा क्या मतलब दो, जोड़ा के मतलब युग, युग मतलब जोड़ा, और जोड़ा क्या मतलब कई गो, दो गो,
तो एक भी दो चर वाला आया, ये भी दो चर वाला आया, तो ये दोनों समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड दोनों मिलकर क्या हो गया सर, क्यूब रूट बन गया। अब इसका भी कुछ व्यापक रूप है, लिख दीजिए। इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ए एक्स, चलिए इधर देखिए, कॉल आने से वीडियो कट हो गया था, चीज यहाँ पे लगा था। इसका व्यापक रूप, इसका कौन सा रूप, व्यापक है। तब व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा सर, दो चर वाले क्या बताए सर, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी बराबर 0, यही ना बताए हैं। और इसके ये भी तो दो चर वाला है, तो इसका भी क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, दोनों दो चर वाला है। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा कि पहला समीकरण है तो एक मिलेंगे a1, अच्छा दोनों a और a, तो कौन समीकरण के a है, कौन समीकरण के मतलब एक इस समीकरण के कौन वाला a है से पता चलेगा। इसीलिए पहला समीकरण ये है सर, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण के लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। आगे समझ में, काहे की व्यापक रूप होता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे जो समीकरण है इसका भी व्यापक रूप होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन बताओ बाबू, दोनों एक ही है, हम बोलेंगे ए का वैल्यू 4, तो तुम किसका वैल्यू 4 समझेगा, पहला समीकरण के दूसरा समीकरण, कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन हम बोलेंगे a1 बराबर 4, तो तुरंत दिमाग a1 मतलब पहला समीकरण क्या है, बात समझ में आ रहा, इसीलिए यहाँ लिखेंगे a1 पहला समीकरण a1 b1 c1 a2 b2 c2। वो समझ में आ गया व्यापक रूप, अरे आया कोई दिक्कत नहीं, बेसिक पॉइंट। अब चलते हैं जो एग्जाम में आएगा, अब चले वो उस पॉइंट पे जो एग्जाम में आता है सर, जो 10th में पढ़ना है सर, एक छोटा छोटा बेसिक था सर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं सर इस पॉइंट में दिक्कत है, मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो उसके बाद। किसी को कोई दिक्कत आप लोग के नहीं, चलिए साफ करें। चलिए इधर देखिएगा, A1 B1 C1 A2 B2 तथा C2 का मान लिखिए। मतलब जो निम्न हम इक्वेशन देंगे, समीकरण देंगे ने, उसमें किसका मान लिखना, A1 का मान लिखना है, B1 के मान लिखना है, C1 के मान लिखना है, A2 के मान लिखना है, B2 के मान लिखना है और C2 के मान लिखना है। जैसे में हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं सर, 2x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0, 3x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। बाबू जैसे में हम अभी आप लोग ने बताए कि ये दो समीकरण अगर दिया हुआ रहेगा, दोनों दो चर वाला रहेगा, दो चर वाला एक चर वाला, दो चर वाला है कि ना, तो ये बोलेंगे सर दो चर वाले रहे समीकरण युग में जोड़ा दिया होगा। तो इसमें बताओ A1 का वैल्यू कितना होगा, जल्दी पाओ। A1 का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ वाला जो है ए का वैल्यू एक्स के साथ जो रहेगा वो ए का वैल्यू, वाई के साथ जो रहेगा वो बी के वैल्यू, और जो अदर बचेगा वो सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू कितना है सर, -2। चलिए ए का वैल्यू 2 सर, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -2। मतलब एकरा में ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है -8। ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू -8। अगर एक्स की जगह जो भी लिखा हुआ रहेगा तो ए का वैल्यू, वाई के पास जो भी रहेगा वो बी का वैल्यू, और जो बचा हुआ रहेगा वो सी का वैल्यू। लेकिन बताओ अभी हम जस्ट बताएंगे समीकरण एक रहेगा तो A1 B1 C1, समीकरण सेकेंड रहेगा A2 B2 C। हो जाएगा, समझ में आ गया, कितना आसान था, हो जाएगा। 3x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस
6 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है सर और ये समीकरण सेकेंड है। आप लोग फटाफट कॉपी कर कीजिए और आप लोग अपना अपना कॉपी पर आप लोग कीजिए, ठीक है, जल्दी। चलिए देखिए, लिख तो लिए होंगे। पहला समीकरण है बाबू, तो A1 पहला समीकरण के लिए A1 B1 C1 A2 C2 और C। पहला समीकरण में A का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है 6 और C का वैल्यू है -6। दूसरा समीकरण में A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू है 3 सॉरी -3 और C का वैल्यू है 6। चिन्ह भी आप लोग के लेंगे थे। अगर माइनस में वैल्यू है तो माइनस में लिख दीजिए, और प्लस में तो प्लस में नहीं खाता ही है सर, लेकिन चिन्ह छिपा हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल दे। चलिए इसका वैल्यू बताइएगा। A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 बराबर C2। आप लोग फटाफट कर लिख लीजिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को रोक के आप लोग बना सकते, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करते। चलिए आप लोग देखिए इधर, चलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं। ए बाबू इधर है, A1 का वैल्यू कितना है सर 2, B1 का वैल्यू कितना है -6। अब रहा C1 का वैल्यू सर, C1 का वैल्यू आप लोग क्या करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बराबर के उधर कुछ वैल्यू रहे, सबसे पहले हाथ बराबर के एक सर्किट, यानी कि सर इसको हम यहाँ पे इसमें वैल्यू बाद में लिख देंगे, पहले हम 2x - 6y बराबर 2 है, इक्वेशन फर्स्ट है, और 2 को उठा के इधर लिखा जाओ तो 2x - 6y और ये 2 बराबर की इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, तो प्लस इधर आता है तो माइनस, तो -2 बराबर में 0। अब इसमें लिख लो A1 बराबर 2 और B1 बराबर -6 और C1 बराबर 2, यानी कि सर इधर करके लिखना है। बात समझ में आया। और समीकरण दूसरा क्या है सर, 3x - 3y बराबर -8। एरा में लिखेंगे सर, पहले -8 को इधर लेकर जो बराबर नहीं, तो 3x - 3y इधर आएगा तो +8 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा A1 सॉरी दूसरा समीकरण है A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा +8 रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है सर, जो भी बराबर उधर C का वैल्यू रहेगा उसको इधर लेके आ जाना है, यानी सर बराबर उधर 0 कर देना, सबको उठा के बराबर के LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेके आ जाओ। उसके बाद A1 और B1 और C1 का वैल्यू तो बिल्कुल C2 को वैल्यू आराम से पा करें। तो आप किसी कोई दिक्कत